प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 10 वेक्टर अलजेब्रा एक्सरसाइज 10.1 का बेसिक डिस्कस करते हैं बच्चों। चलिए देखते हैं वेक्टर अलजेब्रा क्या होता है बच्चों। अलजेब्रे का मीनिंग होता है प्लस, माइनस, डिवाइड एंड मल्टीप्लिकेशन। यानी कि हम दो वेक्टर को कैसे ऐड कर सकते हैं, कैसे उनकी मल्टीप्लाई करें, कैसे उनको सब्ट्रैक्ट करें और कैसे उनको डिवाइड करें। तो सबसे पहले बच्चों देखते हैं कि हम वेक्टर क्या होता है। वेक्टर पढ़ने से पहले बच्चों हम दो प्रकार की फिजिकल क्वांटिटी पढ़ेंगे। हमारे पास दो प्रकार की फिजिकल क्वांटिटी होती है बच्चों। एक होती है हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी, एक होती है हमारे पास स्केलर क्वांटिटी, और दूसरी होती है हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसका मैग्नीट्यूड हो, और वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसका मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन भी हो। बच्चों दो प्रकार की फिजिकल क्वांटिटी मैंने आपको बताई, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड हो और वेक्टर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो, तो उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो अब देखते हैं बच्चों वेक्टर क्या होता है। तो इस पूरे चैप्टर में बच्चों आपको एक 3D स्पेस लेना है। इस पूरे चैप्टर में आपको एक 3D स्पेस लेना है। तो सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, एक 3D स्पेस। 3D स्पेस कैसा होता है बच्चों, ये होता है हमारे पास पॉइंट ओरिजिन O, इसको कहते हैं हम एक्स एक्सिस और इसको कहते हैं हम वाई एक्सिस और इसको कहते हैं हम जेड एक्सिस। तो 3D स्पेस में हम एक लाइन लेते हैं बच्चों, एक लाइन, और एक लाइन की दो डायरेक्शन होती है, अपवर्ड डायरेक्शन और डाउनवर्ड डायरेक्शन। आप इसमें से किसी भी एक डायरेक्शन में एक लाइन ले सकते हो। तो मैं एक अपवर्ड डायरेक्शन में लाइन ले रहा हूं, तो इस लाइन की हमारे को क्या मिल गई, एक डायरेक्शन मिल गई है। उसका स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया हमारे को ए, और उसका एंडिंग पॉइंट नहीं होता क्योंकि एक रे है, और इस लाइन की हमारे को क्या मिल गई, एक डायरेक्शन। और वेक्टर क्या होता है, जिसकी एक डायरेक्शन हो और उसका मैग्नीट्यूड हो। अब हमारे पास मैग्नीट्यूड नहीं है, तो इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया बच्चों, इस लाइन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। रिस्ट्रिक्ट करने का मीनिंग होता है बच्चों, इस लाइन को कट करके छोटा कर देते हैं, मतलब इसको यहाँ से कट कर देते हैं। तो जैसे भी हमने इस लाइन को कट किया, जैसे भी हमने इस लाइन को कट किया, तो हमारे को क्या मिला, एक लाइन सेगमेंट। ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट ए था, और इस लाइन को हमने रेस्ट्रिक्ट किया तो हमारे को उसका क्या मिल गया, एंडिंग पॉइंट। और डायरेक्शन हमने इसको पहले से दे रखी थी बच्चों। तो ए से बी तक की लेंथ हमारे को मिल गई। मान लेते हैं ए से बी तक की लेंथ है, उसको ए यूनिट बोल देते हैं, ए यूनिट। तो इस लाइन सेगमेंट ए बी को अगर ध्यान से देखें, इसका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड है, और मैग्नीट्यूड यहाँ पर क्या बच्चों, ए यूनिट, मतलब यहाँ से यहाँ तक इसकी कुछ लेंथ है और इसकी एक डायरेक्शन भी है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि वेक्टर क्या होता है बच्चों, वेक्टर क्या होता है हमारे पास, इसलिए देयरफॉर हम कह सकते हैं वेक्टर क्या होता है हमारे पास, वेक्टर क्या होता है, एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। तो हमारे अनुसार वेक्टर क्या है, इन ए स्पेस, इन ए स्पेस। तो हमारे अनुसार वेक्टर क्या बच्चों, एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है जिसकी एक डायरेक्शन है और जिसका एक मैग्नीट्यूड है, मतलब मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी है। तो एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट को हम क्या बोलते हैं,
वेक्टर बोलते हैं। और ये वेक्टर किस में लेना आपको, एक स्पेस में, एक 3D स्पेस में लेना है बच्चों। अब बात करते हैं बच्चों एक वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, एक वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अभी अभी हमने 3D स्पेस में एक वेक्टर लिया बच्चों, 3D स्पेस में हमने एक वेक्टर ए बी लिया था। ये स्टार्टिंग पॉइंट है इसका, स्टार्टिंग पॉइंट को हम कहते हैं इनिशियल पॉइंट, और इस एंडिंग पॉइंट को हम बोलते हैं टर्मिनल पॉइंट। और इस पॉइंट को लेट से बी, और इसकी एक डायरेक्शन है, इसकी डायरेक्शन ए से बी की ओर है। तो इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। ठीक है बच्चों। अब इस वेक्टर ए बी को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एक वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, दो तरह कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। मान लेते हैं कि इसकी ए से बी तक की जो लेंथ है वो ए यूनिट कहा था हमने, ए यूनिट। एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं बच्चों, उसका स्टार्टिंग और इनिशियल पॉइंट से भी उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, और उसके मैग्नीट्यूड से भी उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे कि इस वेक्टर ए बी को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए बी देखिए, और डायरेक्शन, वेक्टर की डायरेक्शन इसके ऊपर लगाएंगे बच्चों, ए टू बी। देखो ना, ए से बी की ओर डायरेक्शन है इसकी, ए से बी की ओर डायरेक्शन है, तो हमने इसको ऐसे लिखा है। इसको ऐसे पढ़ेंगे बच्चों, वेक्टर ए बी। या तो आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट करें, या फिर इसको इसके मैग्नीट्यूड से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, या फिर आप इस वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, वेक्टर ए। तो एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके बताए मैंने आपको, उसका इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट का यूज करके, और एक उसके मैग्नीट्यूड से उसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब इसके मैग्नीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मैग्नीट्यूड तो एक लेंथ होती है, और इसके मैग्नीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मैग्नीट्यूड बच्चों एक लेंथ होती है। तो ए बी वेक्टर जो है हमारे पास, उसका मॉडुलस, इस मॉडुलस को ऐसे पढ़ेंगे बच्चों, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी। इसको मैग्नीट्यूड पढ़ेंगे, क्यों, मैग्नीट्यूड का मीनिंग मोड, और मोड क्या करता है बच्चों, नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता है। लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती, तो इसलिए इसके मैग्नीट्यूड को हमने मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर का। तो मैग्नीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बोथ साइड क्या लगा देंगे इसके, मोड, और मोड क्या करता है, नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता है। या फिर आप इस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से भी, सॉरी, उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड को वेक्टर ए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, और या फिर आप उसको सिंपल ए यूनिट, या फिर उसको आप सिंपल ए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। यानी कि एक वेक्टर को दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट का यूज करते हुए, और उसके मैग्नीट्यूड का यूज करते हुए। और उसके मैग्नीट्यूड को कैसे डिफाइन करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी, या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ सिंपल ए, या फिर आप इसको सिंपल ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं बच्चों। उसके बाद टॉपिक आता है बच्चों पोजीशन वेक्टर। कहते हैं पोजीशन वेक्टर एक पॉइंट का होता है। तो 3D स्पेस में आप एक पॉइंट लें, एनी पॉइंट P, एक 3D स्पेस बना लें। सबसे पहले तो आप इसको y एक्सिस, और इसको हम x एक्सिस, और इसको हम z एक्सिस बोलते हैं। और ये होता है हमारे पास ओरिजिन, जिसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0,0। 3D स्पेस में कोई भी आप पॉइंट P ले लीजिए, P, जिसके कोऑर्डिनेट हम जनरली x, y, z से रिप्रेजेंट करते हैं। हमने बताया आपको कि पोजीशन वेक्टर एक पॉइंट का होता है। तो इस पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, कहते हैं कि इस पॉइंट P के पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से मेजरमेंट किया जाता है। मतलब O से P तक का जो वेक्टर है, इसको हम कहेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ P। यानी कि OP वेक्टर को हम क्या बोलेंगे बच्चों, पोजीशन वेक्टर ऑफ P। और एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं बच्चों। मान लेते हैं कि O से P तक का मैग्नीट्यूड, O से P तक की दूरी को हम मान लेते हैं R है। क्या है, R। तो इसके मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट करें तो इसको हम कैसे लिखेंगे, वेक्टर R। तो इसका मीनिंग ये हुआ, एक पॉइंट P है, और इस पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा,
वेक्टर ओपी, या फिर ओ से पी तक की जो दूरी है वो हमने आर यूनिट मान रखी है, तो इसके मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट करें तो हम इसको कैसे लिखेंगे, वेक्टर आर से। तो इसका मीनिंग ये हुआ पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी का क्या होगा बच्चों, देयरफॉर हम कह सकते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी क्या होगा बच्चों, ओपी बोलिए या फिर आप इसको वेक्टर आर बोलिए। ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। अब इस ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करते हैं, मैग्नीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हमने आपको बताया था मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ओपी या फिर आप मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर बोलिए। इसके मैग्नीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नीट्यूड मैंने आपको क्या बताई थी बच्चों, मैग्नीट्यूड एक लेंथ होती है, मतलब ओ से पी तक की जो दूरी है वो उसका मैग्नीट्यूड है बच्चों। तो ओ पी की डिस्टेंस निकाल दें आप बाय यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला। तो यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे और ओ पी की डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे बच्चों। तो स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1, यानी कि x2 की जगह x है माइनस और x1 की जगह क्या है 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y1 की जगह क्या Z2 माइनस Z1 और Z1 की जगह क्या है बच्चों 0 का होल स्क्वायर। तो बाय यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला हम इसकी डिस्टेंस फाइंड आउट कर देंगे बच्चों। तो अगले स्टेप में अगर देखें x माइनस 0 x होता है और x का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर। ठीक उसी प्रकार ये अगला क्या आएगा, सॉरी यहाँ पर ये y है बच्चों, y2 की जगह y है और Z2 की जगह क्या है अपने पास z। तो यहाँ पर क्या आएगा इसी तरीके से y2 स्क्वायर, यहाँ पर क्या आएगा Z2 का स्क्वायर और उसका क्या कर देंगे हम स्क्वायर रूट, क्या कर देंगे बच्चों स्क्वायर रूट। यानी कि किसी भी पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, फिर उसका क्या कर देंगे स्क्वायर रूट। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि बच्चों एक 3D स्पेस ले आप ले, कोई आप 3D स्पेस ले, ये एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस और इसको ओरिजिन। इस स्पेस के अंदर हम कोई भी पॉइंट ए ले लेते हैं ए, और इस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को कैसे लिखा जाएगा, ओ से मेजर करेंगे, ओ से ए तक का जो डिस्टेंस है, ओ से ए तक का जो वेक्टर है उसको हम क्या कहेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। यानी कि या तो आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट करें ओ ए से, या फिर आप इसको इसके मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट करें। तो मान लेते हैं कि ओ से ए तक की जो डिस्टेंस है वो ए है, ए यूनिट है, तो अगर इसको मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट करेंगे तो इसको क्या लिखेंगे वेक्टर ए। मान लेते हैं इस स्पेस के अंदर कोई पॉइंट बी है बच्चों बी, तो इस पॉइंट बी के पोजीशन वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ओ बी से, ओ बी वेक्टर। अगर इसके मैग्नीट्यूड से इसको रिप्रेजेंट किया जाए, मान लेते हैं कि ओ से बी तक की जो दूरी है बच्चों वो है बी, बी यूनिट, तो अगर मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट करें तो इसको लिखेंगे वेक्टर बी। ठीक उसी प्रकार जैसे कि कोई और भी पॉइंट आप इस स्पेस के अंदर मान सकते हो, लेट से कोई पॉइंट सी है इसके अंदर, तो इस सी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ओरिजिन से मेजरमेंट करेंगे, यानी कि ओ से सी तक का जो वेक्टर है उसको कहेंगे हम पोजीशन वेक्टर ऑफ सी। तो ओ सी वेक्टर बोलिए या फिर आप इसको वेक्टर सी बोलिए, और सी यहाँ पर क्या है ओ से सी तक की दूरी है बच्चों। तो कोई भी पॉइंट आप स्पेस के अंदर ले सकते हो और किसी भी पॉइंट का आप क्या निकाल सकते हो बच्चों पोजीशन वेक्टर आप फाइंड आउट इजीली कर सकते हैं। उसके बाद टॉपिक है बच्चों अपना डायरेक्शन रेशियो। क्या होते हैं डायरेक्शन रेशियो, सबसे पहले हम एक 3D स्पेस लें, ये वाई, इसको जेड, इसको ओरिजिन और इसको एक्स एक्सिस, और इस स्पेस के अंदर एनी पॉइंट पी, कोई भी पॉइंट अगर आप पी लें उसके कोऑर्डिनेट एक्स कोमा वाई कोमा जेड ले लेते हैं। तो इस पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ओपी वेक्टर को हम क्या बोलेंगे इसका पोजीशन वेक्टर। आप ओपी वेक्टर बोलिए या फिर आप इसको वेक्टर आर बोलिए, सेम थिंग बच्चों। अब ये पोजीशन वेक्टर
मान लेते हैं एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाता है अल्फा। क्या एंगल बनाता है? अल्फा। और यही पोजीशन वेक्टर वाई एक्सिस के साथ एंगल बनाता है बच्चों बीटा। और जेड एक्सिस के साथ मान लेते हैं ये एंगल बनाता है गामा। तो अल्फा, बीटा और गामा, इन तीनों को बच्चों डायरेक्शन एंगल बोलते हैं। डायरेक्शन एंगल मतलब डायरेक्शन एंगल क्या होते हैं बच्चों? किसी भी पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ जो भी एंगल बनाता है उसको हम क्या कहते हैं? डायरेक्शन एंगल कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? डायरेक्शन एंगल। अगर आप इन डायरेक्शन एंगल की कोसाइन वैल्यू फाइंड आउट कर दें, मतलब इसका कोस निकाल दें, यानी कि कोस अल्फा। अगर आप डायरेक्शन एंगल की कोसाइन वैल्यू निकाल दें, यानी कि अगर आप फाइंड आउट कर देते हो कोस अल्फा, यानी कि अगर आप फाइंड आउट कर देते हो कोस बीटा, अगर आप फाइंड आउट कर देते हो कोस गामा, और कोस अल्फा को एल से और कोस बीटा को एम से और कोस गामा को एन से रिप्रेजेंट करें, तो इन तीनों को बच्चों क्या बोलते हैं? डायरेक्शन कोसाइन। इन तीनों को क्या बोलते हैं? डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन कुछ भी नहीं होते, एक पोजीशन वेक्टर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ जो भी एंगल बनाता है, अगर आप उसकी कोसाइन वैल्यू निकाल दें, यानी कि कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा अगर आप फाइंड आउट कर देते हो, तो इन तीनों वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन को एल, एम और एन से रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चों। कोस अल्फा को एल से, कोस बीटा को एम से और कोस गामा को एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद एक होता है हमारे पास डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो बच्चों यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हुई है। यहाँ पर मेरे को डायरेक्शन रेशियो की बजाय डायरेक्शन कोसाइन लिखना चाहिए था, तो यहाँ पर आप ठीक कर लीजिए इसको। डायरेक्शन कोसाइन है बच्चों ये। डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं? दीज आर 3 नंबर्स। ये सिर्फ और सिर्फ 3 नंबर होते हैं जिनको हम ए बी सी से रिप्रेजेंट करते हैं, विच आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्शन कोसाइन, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं डायरेक्शन कोसाइन के। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ बच्चों 3 नंबर होते हैं जिनको हम ए बी सी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये 3 नंबर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं? डायरेक्शन कोसाइन के। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शन का मतलब ये होता है बच्चों की रेशियो सेम, यानी कि इन तीनों का रेशियो क्या है? सेम है, तो उसको हम कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शन। तो इसका मतलब हमने कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ 3 नंबर होते हैं जो डायरेक्शन कोसाइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि एल का रेशियो ए के साथ और एम का रेशियो बी के साथ और एन का रेशियो सी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, तो इसका मीनिंग सब का रेशियो क्या आएगा बच्चों? सेम। और मान लेते हैं लेट्स से इज इक्वल टू एनी कांस्टेंट के। मान लेते हैं बच्चों कि इन सब का रेशियो आया है वो के है, के फॉर एनी कांस्टेंट है बच्चों। अगर आप इसको ऐसे भी लिख दें, ए को ऊपर और एल को नीचे, यानी कि बी बाई एम और सी बाई एन, तो भी सेम बात है बच्चों। यहाँ पर के माना था, लेट से यहाँ पर के वन मान लीजिए आप। ठीक है, हमने तो ये कहा कि ये 3 नंबर होते हैं जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है भाई? इनका रेशियो, किन का रेशियो? एल का और ए का, एम का और बी का और एन का और सी का रेशियो सेम। आप ये भी तो कह सकते हैं कि ए का और एल का रेशियो, बी का और एम का रेशियो, एन का सी का और एन का रेशियो, इन सब का रेशियो सेम आए तो हम उसको क्या कह सकते हैं? डायरेक्ट। उसके बाद बच्चों टाइप ऑफ वेक्टर्स। जीरो वेक्टर, a vector whose initial and terminal point are coincide. A vector whose initial
whose initial and terminal points are coincide is called zero vector. जीरो वेक्टर क्या होता है बच्चों? एक वेक्टर जिसका इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट कोइंसाइड करे। फॉर एग्जांपल उसको हम जीरो वेक्टर कहते हैं। जैसे कि हमने कोई वेक्टर ले लिया ए बी, हमने कोई भी वेक्टर ए बी ले लिया, इसका स्टार्टिंग पॉइंट ए और इसका टर्मिनल पॉइंट अगर बी ले लें और इसकी डायरेक्शन को ए टू बी लें, अगर इसके मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट करें तो आप इस वेक्टर को वेक्टर ए से रिप्रेजेंट कर सकते हो। अगर इसका स्टार्टिंग और इनिशियल पॉइंट से रिप्रेजेंट करें तो आप इस वेक्टर को ए बी वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकते हो। आप इसको वेक्टर ए बी से भी क्या कर सकते हो, रिप्रेजेंट। बट हमारे को तो जीरो वेक्टर देखना है। जीरो वेक्टर क्या होता है बच्चों? जिसका इनिशियल और स्टार्टिंग पॉइंट कोइंसाइड करे, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करे वो। तो हम क्या करते हैं, धीरे धीरे करके इस बी को कोइंसाइड करवाते हैं ए के ऊपर। तो देखिए जब धीरे धीरे आप इस बी को ए के ऊपर कोइंसाइड करवाने की कोशिश करेंगे, धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, बी को ए के ऊपर कोइंसाइड करवाने की कोशिश करेंगे। कहता है जैसे जैसे ये बी किसकी ओर कोइंसाइड करेगा, किसकी ओर कोइंसाइड करेगा, ए की ओर। और जब ये बी पॉइंट ए के ऊपर कोइंसाइड कर जाएगा तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड अब बच्चों जीरो हो जाएगा। इस वेक्टर की जो लेंथ है वो बच्चों क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो ये वेक्टर कैसा दिखाई देगा आपको? ये वेक्टर सिर्फ आपको एक पॉइंट दिखाई देगा और इस पॉइंट के ऊपर दो पॉइंट ओवरलैप करते होंगे, यानी कि ए एंड बी पॉइंट इसके ऊपर क्या करते होंगे, ओवरलैप करते होंगे। और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो चुका होगा, जीरो। तो एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास कितने तरीके होते हैं? दो तरीके होते हैं। आप उसको स्टार्टिंग इनिशियल पॉइंट से रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब इसका स्टार्टिंग और इनिशियल पॉइंट तो ए हो चुका है, तो स्टार्टिंग भी ए है और इनिशियल भी ए है। तो आप इस वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? वेक्टर ए है ना। तो ए इनिशियल और स्टार्टिंग पॉइंट दोनों क्या है, बिल्कुल सेम है, तो इसलिए हम वेक्टर ए इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आप ए की जगह बी पॉइंट ले लें, स्टार्टिंग और इनिशियल पॉइंट दोनों बी हो जाए तो हम इसी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बी वेक्टर से। और एक वेक्टर को तो हम उसके मैग्नीट्यूड से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इस केस में मैग्नीट्यूड मैंने आपको बताया था कि जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे ये बी किसकी तरफ मूव करेगा, ए की तरफ मूव करेगा, तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो। तो आप इस वेक्टर को किससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, जीरो वेक्टर से भी। तो जीरो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के बच्चों तीन तरीके बताए मैंने आपको, वेक्टर ए या फिर वेक्टर बी या फिर वेक्टर जीरो से। और जीरो वेक्टर की कोई डायरेक्शन नहीं होती बच्चों। देखो इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, इसकी डायरेक्शन किसी तरफ भी हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास यूनिट वेक्टर। ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1 यूनिट इज कॉल्ड ए यूनिट वेक्टर। कहता है एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट हो उसको हम क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर। मैग्नीट्यूड का मीनिंग मैंने आपको बताया था कि मैग्नीट्यूड एक लेंथ होती है। एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट हो, मतलब एक ऐसा वेक्टर लेंगे जिसकी लेंथ आप क्या लें, 1 यूनिट, तो उसको हम क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर। तो सबसे पहले देखते हैं, कोई भी एक वेक्टर ले लेते हैं हम। कोई भी अगर एक वेक्टर लें, लेट्स से ए और लेट्स से वेक्टर बी। ए बी कोई वेक्टर ले लिया, अगर इसके मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट करें तो आप इसको वेक्टर ए से रिप्रेजेंट कर सकते हो। अगर इनिशियल और स्टार्टिंग पॉइंट का यूज़ करें तो आप इसको वेक्टर ए बी से रिप्रेजेंट कर सकते हो। मान लेते हैं इस वेक्टर की कुछ लेंथ है 1 2 3 4 और 5। मान लेते हैं इस वेक्टर की जो लेंथ है वो 5 यूनिट है। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट हो। मतलब इस वेक्टर ए की डायरेक्शन में एक वेक्टर लेना है आपको जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट हो। तो यहाँ पर ये क्या है, 1 यूनिट। तो इस वेक्टर को हम क्या बोलेंगे, इसकी डायरेक्शन पहले से हमारे पास, इस वेक्टर को हम क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर। और इस यूनिट वेक्टर को हम ए कैप से लिखते हैं बच्चों, ए कैप। तो ये यूनिट वेक्टर है, ये इस ए वेक्टर की डायरेक्शन में, जिस तरफ ए वेक्टर की डायरेक्शन है उसी तरफ इस यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन है बच्चों। तो किसी भी वेक्टर के यूनिट वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए कैप से। तो और इसको फाइंड आउट हम कैसे करते हैं, वेक्टर ए अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ऐसे हम इसको फाइंड आउट करते हैं बच्चों।
तो ये अगले टॉपिक में सिखाएंगे हम आपको कि किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो कुल मिला के हमने ये देखा कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। यूनिट वेक्टर को ए कैप से डिनोट करते हैं एंड यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास को इनिशियल वेक्टर। 2 or more vector having the same initial point are called the co-initial vector। 2 या 2 से ज़्यादा वेक्टर आप लें जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो तो उनको हम क्या बोलते हैं बच्चों? को इनिशियल वेक्टर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एक वेक्टर आप ए ले लें, लेट्स से वेक्टर ए, लेट्स से वेक्टर बी, लेट्स से वेक्टर डी, लेट्स से वेक्टर ई। तो ध्यान से अगर देखें वेक्टर ए बी सी और ई, इन सब का इनिशियल पॉइंट मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, इन सब का इनिशियल पॉइंट सेम है। यानी कि वो वेक्टर जो जिनका इनिशियल पॉइंट सेम होता हो उनको हम क्या कहते हैं? को इनिशियल वेक्टर। तो यहां पर अगर आप देखें तो ए बी डी और ई ये सब क्या है बच्चों? को इनिशियल वेक्टर। क्यों? क्योंकि इनका इनिशियल पॉइंट यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? सेम है, इसलिए इनको क्या बोलेंगे? को इनिशियल वेक्टर। नेक्स्ट हमारे पास कोलिनियर वेक्टर्स। 2 or more vectors are said to be collinear if they are the parallel to the same line। कहते हैं वो 2 या 2 से ज़्यादा वेक्टर जो एक ही लाइन के पैरेलल होते हैं उनको कोलिनियर वेक्टर बोलते हैं बच्चों। वो वेक्टर जो सेम लाइन के पैरेलल होते हैं उनको क्या बोलते हैं? कोलिनियर वेक्टर बोलते हैं बच्चों। जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे कि कोई भी हम लाइन एल ले लें, एल, इस लाइन एल के जितने भी पैरेलल वेक्टर होंगे उसको हम क्या बोलेंगे? कोलिनियर वेक्टर बोलेंगे। लेट्स से कोई वेक्टर ए, हमने कोई वेक्टर ए लिया बच्चों, वो वेक्टर हमने किसके पैरेलल लिया? लाइन एल के पैरेलल लिया। कोई भी वेक्टर आप क्या लें, कोई एक अनदर वेक्टर ले लीजिए जैसे कि बी, ये बी वेक्टर भी किसके पैरेलल है? एल लाइन के पैरेलल। कोई और वेक्टर अगर सी ले लें तो ये सी वेक्टर भी किसके पैरेलल है? लाइन एल के पैरेलल है। यानी कि कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि वो वेक्टर जो किसी सेम लाइन के पैरेलल होते हों, वो वेक्टर जो किसी सेम लाइन के पैरेलल हों उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? कोलिनियर वेक्टर्स कहते हैं। और कोलिनियर वेक्टर आपस में भी पैरेलल होते हैं। देखो ना, ये वेक्टर एल के पैरेलल, बी वेक्टर एल के पैरेलल, सी वेक्टर एल के पैरेलल, तो ए बी सी ये भी आपस में क्या होंगे? पैरेलल। यानी कि 2 पैरेलल वेक्टर को हम क्या कह सकते हैं? कोलिनियर वेक्टर कहेंगे बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास इक्वल वेक्टर्स। 2 वेक्टर्स ए एंड बी आर said to be equal if they have the same magnitude and direction। कहते हैं कि 2 वेक्टर ए और बी, इन दोनों वेक्टर को इक्वल वेक्टर कहा जाएगा अगर उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम कोई वेक्टर ए लेते हैं बच्चों और एक वेक्टर बी लेते हैं, आप यहां पर देख रहे हैं कि ए और बी वेक्टर की दोनों की लेंथ सेम है और लेंथ को हम क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड। और दोनों की डायरेक्शन भी सेम है। यानी कि 2 वेक्टर को इक्वल वेक्टर कब कहते हैं? जब उनकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड क्या हो? सेम हो। देखिए दोनों की डायरेक्शन भी सेम और दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो यहां पर आप क्या कह सकते हैं? देयरफॉर हम कह सकते हैं कि वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी। तो ए और बी यहां पर क्या होंगे बच्चों? बराबर। यानी कि इक्वल वेक्टर क्या होते हैं? वो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या हो? सेम हो, तो उनको हम क्या कहते हैं? इक्वल वेक्टर कहते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज द सेम एज दैट ऑफ ए गिवन वेक्टर। एक वेक्टर ऐसा है जिसका मैग्नीट्यूड गिवन वेक्टर के सेम है बट डायरेक्शन इज अपोजिट। अगर उसकी डायरेक्शन क्या है? सिर्फ अपोजिट है, तो ऐसे वेक्टर को हम क्या कहेंगे? नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। एक गिवन वेक्टर, देखो इसने लिख रखा है कि एक ऐसा वेक्टर लेना जो गिवन वेक्टर
जिसका मैग्नीट्यूड गिवन वेक्टर के क्या हो, सेम हो। तो लेट्स से गिवन वेक्टर को हम क्या ले लेते हैं, एक गिवन वेक्टर को हम ए ले लेते हैं बच्चों। ए वेक्टर कोई है हमारे पास, ये गिवन मान लेते हैं कि ये वेक्टर गिवन है हमारे पास, ठीक है, गिवन। तो इस गिवन वेक्टर के नेगेटिव मेरे को एक वेक्टर लेना है, और इस गिवन वेक्टर के नेगेटिव वेक्टर क्या होगा, जिसका मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, जिसका मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, मतलब इन दोनों की लेंथ तो सेम होगी बट डायरेक्शन अपोजिट होगी। अगर इसकी डायरेक्शन अपोजिट कर दें तो इस वेक्टर ए का नेगेटिव वेक्टर बोलेंगे किसको, वेक्टर ए को। तो आगे से बात समझ में आई मेरे को बच्चों कि नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर क्या होता है, एक वेक्टर का नेगेटिव क्या होता है। एक वेक्टर ये है वो वेक्टर, एक वेक्टर ऐसा है मैग्नीट्यूड इज सेम एज दैट ऑफ ए गिवन वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड गिवन वेक्टर के सेम है बट डायरेक्शन इज अपोजिट, मतलब उन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। तो ऐसे वेक्टर को हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। इस ए वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर क्या है बच्चों, माइनस ए वेक्टर। नेक्स्ट है बच्चों, एक रिमार्क है हमारे पास, फ्री वेक्टर। ए वेक्टर बी इज शेड टू बी द फ्री वेक्टर, एक वेक्टर बी को हम फ्री वेक्टर कहेंगे इफ वी कैन डिस्प्लेस पैरेलली विदाउट चेंजिंग द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इन स्पेस। एक वेक्टर बी को हम फ्री वेक्टर कहेंगे अगर हम उसका बिना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज किए एक स्पेस में उसी वेक्टर के पैरेलली अगर हम उसको कहीं पर भी डिस्प्लेस कर पाएं तो ऐसे वेक्टर को हम क्या कहेंगे, फ्री वेक्टर। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हमारे पास पेन, ये पेन हमारे पास क्या है, एक वेक्टर है बच्चों। अगर मैं इस पेन को इसका बिना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज किए इसी के पैरेलली एक स्पेस में मैं कहीं पर भी डिस्प्लेस कर दूं तो ऐसे वेक्टर को हम कैसे वेक्टर कहते हैं बच्चों, फ्री। और इस पूरे चैप्टर में हम फ्री वेक्टर के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। जो भी हम वेक्टर इस चैप्टर में डिस्कस कर रहे हैं वो एक फ्री वेक्टर के ऊपर बच्चों हम डिस्कस कर रहे हैं। तो फ्री वेक्टर क्या होता है, एक वेक्टर है कोई भी विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, इसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज किए बगैर हम अगर इसको स्पेस में कहीं पर भी डिस्प्लेस कर पाएँ, कहीं पर भी इसी के पैरेलल डिस्प्लेस कर पाएँ, इसी की पैरेलली देखो डिस्प्लेस कर रहा हूँ मैं, इसको डिस्प्लेस कर पाएँ तो ऐसे वेक्टर को हम क्या कहते हैं, फ्री वेक्टर कहते हैं बच्चों। जैसे कि लेट्स से कोई भी वेक्टर आप अगर ले लेते हैं, बी वेक्टर हमने मान रखा है, मैं इसका ना मैग्नीट्यूड चेंज करूंगा ना इसकी डायरेक्शन को चेंज करूंगा। इस वेक्टर को उठा करके मैं यहाँ रख देता हूँ बच्चों, यहाँ इसी के पैरेलल। देखिए ये वेक्टर अभी भी पैरेलल है, ये वही वेक्टर है बी। अगर आप इस वेक्टर को इसी के पैरेलली स्पेस में कहीं पर भी डिस्प्लेस कर पाएँ, बट कंडीशन ये है कि उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन क्या ना हो, चेंज हो। अगर इस वेक्टर को मैं उठा करके यहाँ डिस्प्लेस कर दूँ और देखिए मैंने इसका ना मैग्नीट्यूड चेंज किया और ना ही मैंने इसकी डायरेक्शन को चेंज किया है। अगर आप इस वेक्टर को उठा करके यहाँ डिस्प्लेस कर देते हो, यहाँ स्पेस के अंदर, तो ये हमारे पास क्या होता है बच्चों, फ्री वेक्टर की डेफिनेशन होती है। अगर आप इसका मैग्नीट्यूड चेंज कर देंगे ना, जैसे कि इस वेक्टर को उठाकर इसकी डायरेक्शन को चेंज कर दिया, तो अब ये फ्री वेक्टर नहीं होगा। जैसे कि ये वेक्टर बी है, तो ये सब तो फ्री वेक्टर हैं बट ये क्या नहीं है, फ्री वेक्टर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वेक्टर इन सब के पैरेलल नहीं है। तो डेफिनेशन क्या कहती है, ए वेक्टर बी इज सेड टू बी द फ्री वेक्टर। एक वेक्टर को हम फ्री वेक्टर कहेंगे, किसी भी वेक्टर को, इफ वी कैन डिस्प्लेस, अगर हम उसको डिस्प्लेस कर पाए, पैरेलली डिस्प्लेस करना बच्चों, विदाउट चेंजिंग दी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ना उसकी डायरेक्शन चेंज हो और ना ही उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो, और इन स्पेस, एक स्पेस में आप उसको पैरेलली ही डिस्प्लेस कर पाए, तो ऐसे वेक्टर को ही हम फ्री वेक्टर कहते हैं बच्चों। इसमें बच्चों एक नोट दे रखा है, कहते हैं कि L² प्लस M² प्लस N² इज इक्वल टू 1 होता है, बट A² B² C² नॉट इक्वल टू 1 होता है बच्चों। यानी कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर, एक वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का सम तो 1 होता है, बट ABC तो हमारे पास क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो के स्क्वायर का सम नॉट इक्वल टू 1 होता है। तो ये नोट है बच्चों, आप इसको नोट कर लें। अगर इसका आपको प्रूफ देखना है तो इससे नेक्स्ट वीडियो में इन दोनों का मैं प्रूफ डिस्कस करूंगा बच्चों, ठीक है बच्चों। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।